अपघटन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होनी है। हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, है ना, वैद्युत अपघटन को। तो वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस है और होता कैसे होगा, वो प्रोसेस होती कैसे होगी। तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यदि हम पहला पॉइंट देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या होते हैं कि जो विद्युत विद्युत कुचालक पदार्थ हो जैसे कांच हो गया, है ना, इससे हम क्या करेंगे, बना हुआ एक पात्र ले लेंगे। जैसे कांच हो गया, अन्य चीजें भी हो सकती है ना। कांच से बना हुआ एक विद्युत टैंक, अपघटनी टैंक लेंगे। ये विद्युत अपघटनी टैंक हमारे पास कांच का बना हुआ है, ये वाला, है ना। क्यों हमने कांच का लिया, यहाँ पर हमें मालूम है कि कांच इसलिए लिया गया, ये कैसा है, विद्युत का कुचालक है। सबसे पहले ऐसा पात्र लेंगे जिसमें विद्युत का कुचालक होगा। दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं इसमें, देखो, जो विद्युत अपघटन के विलयन को उचित मात्रा में, यहाँ पर देखेंगे बेटा, उचित मात्रा, है ना, उचित मात्रा में लेकर के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाती है। इसका हम क्या लेंगे, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है यहाँ जो हमने लिया, इसमें लेंगे, वो क्या करेंगे, उचित मात्रा में लेंगे, है ना, इस ताकि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जा सके। इसमें क्या है, दो धात्विक छड़ें, दो धात्विक छड़ें डूबी हुई हैं। एक धात्विक छड़ी ये डूबी हुई है और एक ये वाली, दो धात्विक छड़ें हैं, जिन्हें तार की मदद, ये देखो हमने तार की मदद से इसको जोड़ा है, देखो ये तार की मदद से, ठीक है ना, तार की सहायता से बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा है। मान लीजिए यहाँ पर हमने बैटरी लिखी हुई है, वैसे तो ये सेल है लेकिन यहाँ पर हम बैटरी मान लेते हैं। बैटरी मान दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। यहाँ पर तो सेल ले रखा हमने, लेकिन बैटरी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर बैटरी से हम जोड़ देंगे इसको। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो धातु की छड़ें हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोड कहलाती है। यहाँ पर ये जो धातु की छड़ें हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। यहाँ पर हम क्या कहेंगे उनको, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गए, क्या हो गई, इलेक्ट्रोड, ये जो धातुओं की छड़ी। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है इसमें, कितने इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब इनके नाम भी होंगे, इनके नाम किस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। जो वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो, यदि हमने क्या किया, धनात्मक सिरा, मान लीजिए धनात्मक सिरा हमेशा इसका बैटरी का बड़ा वाला पोर्शन होता है ना, जैसे बड़े वाले उसमें धनात्मक पोर्शन से। तो ये कहता है कि यदि जो वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो, तो बैटरी का धनात्मक सिरा ये बड़ा वाला है ना, ये धनात्मक। तो इस सिरे से कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो उस सिरे से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। अब ये डिपेंड कर रहा है इस पर, वहां तो हम क्या कर रहे थे, एनोड कौन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि जहां पर धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ होगा वो एनोड होगा। तो ये एनोड हो गया हमारे पास। क्यों हुआ ये एनोड, क्योंकि इसका बैटरी का धनात्मक सिरा इससे जुड़ा हुआ था। ये किस में हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है हमारे पास वैद्युत अपघटन, है ना। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या था कि जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, है ना, वहां परिभाषा अलग थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैटरी का धनात्मक सिरा जिससे जुड़ा होगा वो एनोड होगा, ठीक है ना। और जिसमें देखो, जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड। ये ऋणात्मक सिरा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कैथोड हो जाएगा। अब हमें कुछ चीजें मिल गई, ठीक है ना। वैद्युत अपघटन सेल में हमें कुछ चीजें मिल गई, क्या क्या चीजें मिली। एक तो हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड लेने, है ना, जो विलयन में घुले, आधा डूबे हुए। फिर इसको बैटरी से जोड़ना है, और बैटरी का जो धनात्मक सिरा होगा वो जिससे जुड़ा होगा वो एनोड हो जाएगा, ठीक है। बैटरी का जो धनात्मक सिरा है इससे जिससे जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और जो ऋणात्मक सिरा जुड़ा हुआ जिससे, वो कहलाएगा कैथोड, ये कैथोड कहलाएगा। इससे हम परिभाषा इससे समझ रहे हैं, है ना। पहले अलग कंडीशन थी, एनोड कौन होते हैं, जिससे बैटरी का धनात्मक सिरा जुड़ा हो, जिससे बैटरी का ऋणात्मक सिरा जुड़ा हो वो कैथोड कहलाएगा। जबकि गैल्वेनिक सेल में हम क्या पढ़ते थे कि जिस पे ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा, और जिस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो कैथोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो बेटा, अब कहता है कि जब वैद्युत अपघट्य हैं का विलयन बनाया जाता है, तो वियोजित होकर के धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। जैसे हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया और उसका विलयन बनाया, NaCl का मान लीजिए हमने विलयन बनाया,
Na पॉजिटिव और NaCl नेगेटिव के रूप में ये क्या करेंगे, आयन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे हम वैद्युत अपघट्य का क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन आ जाती है। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यदि हम इस विलयन में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा कहाँ से आएगी, इस बैटरी से आएगी। ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा। धनात्मक सिरा एनोड जहां जुड़ा होगा वो एनोड होगा, और जहां ऋणात्मक सिरा जुड़ा होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। ठीक है ना, तो ये कहता है कि जब हम विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन विपरीत आवेशों के वाले इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करते हैं। अब देखो धनायन, इस यदि हम देखेंगे जो धन वाला है वो एनोड है, यानी कि इधर धनायन होगा, इधर क्या होगा, ऋणायन होगा। अब हमने Na प्लस और Cl माइनस यहाँ जैसे घोला, तो ये क्या कह रहा है कि जो ऋणायन है वो कहाँ जाएंगे, वो धनायन की ओर जाएंगे। जो धनायन है वो कहाँ जाएंगे, ऋणायन की ओर आएंगे। ये देखो, ये कह रहा है कि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित धनायन ऋणायन विपरीत आवेशों की इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। ठीक है ना, तो विपरीत आवेश कौन से वाले होंगे, जैसे यहाँ पर धनावेश देखोगे तो ये धनावेश कहाँ आएगा, ऋणावेश की तरफ आएगा, क्योंकि कैथोड क्या होगा, ऋणावेश वाला होगा। ये क्लोराइड आयन है, ये धनावेश की तरफ चले जाएंगे, धनावेश मैंने एनोड की ओर आएंगे। भाई ये अंतर है बेटा उसमें और इसमें, गैल्वेनिक सेल और इसमें ये अंतर है। दूसरा देखो, जो धनायन है, धनायन क्या होगा, कैथोड की ओर तरफ। धनायन किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, हमें पता लग गया था ना पहले, कैथोड की तरफ है। और ऋणायन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। यहाँ ये ध्यान रखना कौन किस तरफ जा रहा है ना। देखो, ऋणायन एनोड पर पहुंच करके इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ये क्या करेगा, ये जो ऋणायन है ये जाएगा कहाँ, एनोड पर, माना Cl गया, Cl माइनस है ना, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन Cl निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे त्याग करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है ना, अब जब त्यागता है तो क्या होगा, धनायन क्या होगा, कैथोड पर पहुंच करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे वो यहाँ इसके थ्रू यहाँ आ गए। ये इसने किसने ले लिए, सोडियम ने ले लिए। Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना, और ये Na बना दे। तो इन जगहों पर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से क्या होगा, देखो यहाँ हम कह सकते हैं, देखो इस प्रकार से धनायन और ऋणायन इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर के निरावेशित होकर उदासीन कण में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या ग्रहण करके क्या हो जाता है, निरावेशित, इनमें कोई आवेश नहीं रहता। ये Cl हो जाएगा और ये सोडियम हो जाएगा, बस, इनमें कोई आवेश नहीं रहेगा। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और ले लिए, जिससे लेना था ले लिया और जिससे देना था वो दे दिया। ठीक है ना, और ये क्या कहते हैं, और पुनः परिवर्तित होकर के नए अणु का निर्माण करते हैं। ये परिवर्तित होकर के क्या बनाते हैं, नए अणु का निर्माण करते हैं। ये है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। उदाहरण के लिए गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, विद्युत धारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर लगा कर प्रभावित की जाती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा देंगे और उसमें प्रभावित की जाती है। तो अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हो सकती हैं। अब किस प्रकार से अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है ना, वैसे तो लगभग लगभग आप समझ गए होंगे किस प्रकार से होंगी। पहली कंडीशन में यदि हम देखें कौन सी अभिक्रिया होगी, यहां पर सबसे पहले क्या होगा, जो NaCl होगा इसका वैद्युत अपघटन होगा। वैद्युत अपघटन होने पर क्या हो जाएगा, ये दो रूपों में बदल जाएगा। एक तो होगा Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है ना, और जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और वहां से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनोड की तरफ। देखो वो एनोड की तरफ, यहाँ सोडियम आया इधर पॉजिटिव, है ना, सोडियम इधर की तरफ आया और क्लोराइड कहाँ चले गए, इधर की तरफ। देखो बेटा इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा, है ना, कैथोड पर क्या क्रिया हो रही है,
कैथोड पर हो रहा है, Na पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इसने क्या बना दिया, इसने बनाया सोडियम। ठीक है। और जो क्लोराइड आयन था, देखो Cl आयन, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने क्या बना दिया, Cl बन गया और प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। ये प्रोसेस भी वही है बेटा। देखो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, उपचयन। हाँ उपचयन। ठीक है ना, उपचयन कह सकते हैं हम उसको, या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, है ना, दोनों चीज। ठीक है ना, ऑक्सीकरण या उपचयन। अब यहाँ पर क्या होना है बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो क्या होता है, अपचयन। ठीक है ना। अपचयन। देखो तो यहाँ कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इस पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना। यहाँ दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, है ना। इस प्रकार से हो सकता है। अब देखो बेटा यहाँ क्या होना है, इसमें क्या होगा, ये दोनों, एक उपचयित हो रहा है, एक अपचयित हो रहा है ना, एक उपचयित एक अपचयित, है ना। अब प्रोसेस भी आप लोगों को पता लग रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोराइड क्लोराइड Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के त्याग रहा है Cl। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और वो क्लोरीन बना देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसमें भी ऐसे होता है, वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस। और एक क्लोरीन, जैसे यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जुड़ेगा, और सॉरी, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जुड़ेगा तो ये Cl2 निकाल देगा। तो जब NaCl को इस टाइप से करवाएंगे तो यहाँ क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या निकलेगा, क्लोरीन। और जो ये सोडियम है, ये यहाँ लिक्विड में बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि सॉलिड सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। कौन सा, सोडियम। इस प्रकार से प्रोसेस होती है ना। और ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। देखो NaCl में Na को अलग और Cl को हमने अलग अलग कर दिया, या NaCl से हमने क्लोरीन गैस निकाल दी। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वैद्युत अपघटन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत अपघटन। ये हमारे पास वैद्युत अपघटन। ठीक है। और वैद्युत अपघटन में ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन। ये हो गया बेटा। यहाँ कुछ चीजें हैं, जैसे सक्रिय धातु, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। ये क्या है, ये इनका जो अपचायक है ये उपलब्ध नहीं होता है ना। तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। एल्युमिनियम को क्रायोलाइट की उपस्थिति में, ठीक है ना, एल्युमिनियम को क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड में वैद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, इसको इस प्रोसेस के द्वारा, तो बहुत सारे प्रोसेस है जो इनके द्वारा हम इनको बना सकते हैं। तो ये वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। ये वैद्युत अपघटनी सेल में हो रहा है, किसमें हो रहा है, वैद्युत अपघटनी सेल। ये समझ में आया बेटा पहले कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ से शुरुआत है सेकंड पार्ट की। यहाँ थोड़ा सा अंतर ये था कि जो हमने पहले पढ़ा वो कैथोड एनोड था, बाकी सेम प्रोसेस है दोनों पर। केवल अंतर क्या है, ये जहाँ धनावेश जुड़ता है तो ये धनात्मक विभव दिखाता है, जबकि हम, ये एनोड होता है, यहाँ पर एनोड होता है, इसको हम एनोड बोलते हैं, है ना। जबकि पुराने वाले कंडीशन में गैल्वेनिक सेल में भी ये एनोड की तरह काम करता था, लेकिन यहाँ ऋणात्मक विभव होता था। इसका विभव कैसे ऋणात्मक होता था, इसका धनात्मक होता था। यहाँ बैटरी का जो पार्ट जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे एनोड, वो धनात्मक होगा। जिस भाग से ऋणात्मक भाग जुड़ेगा वो कैथोड हो जाएगा, है ना। ये पहले से प्रीफिक्स है, इसलिए थोड़ा अंतर ये है। बाकी यहाँ पर भी, यहाँ उपचयन होता है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दोनों सेम प्रोसेस है ना, जैसे उसमें हो रहा था इसमें भी वही हो रहा है। केवल अंतर ये है, ये धनात्मक विभव दिखा रहा है, ये ऋणात्मक, बस बाकी कोई अंतर नहीं। वहां उल्टा था, वहां क्या था, ये ऋणात्मक विभव दिखाता था और ये धनात्मक।
बस ये अंतर है ना? अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद। इसके बाद जब हमने देखा कुछ अलग-अलग चीज़ें हुई, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, फैराडे का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फैराडे के नियम, है ना? फैराडे के वैद्युत अपघटन के जो नियम हैं, वो कौन-कौन से हो सकते हैं? तो फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने 2 नियम दिए बेटा। वैद्युत अपघटन के 2 नियम दिए इसने फैराडे ने। कितने नियम दिए? 2 नियम, है ना? वैद्युत अपघटन के 2 नियम दिए फैराडे ने। और वो कौन से हैं? एक तो प्रथम नियम है इसका, फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और दूसरा है इसमें फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। ठीक है? 2 नियम दिए थे। ठीक है? चलो पहली बात पढ़ते थे, फैराडे का पहला नियम क्या? देखो, फैराडे ने सबसे पहले क्या काम किया कि क्यों इंपॉर्टेंट रहा होगा? इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटे कि यहाँ पर क्या किया गया, इससे सबसे पहले मात्रात्मक अध्ययन किया गया कि कितनी विद्युत धारा देंगे और कितनी मात्रा में हमारे पास पदार्थ जमा होगा। ये अध्ययन करवाया था किसने? फैराडे ने। उसने कहा भाई सपोज हम क्या करते हैं, 2 एम्पीयर विद्युत धारा देते हैं। हमने क्या किया? 2 एम्पीयर विद्युत धारा दी, तो कितनी मात्रा में वो पदार्थ जमा होगा, कितनी मात्रा में वो पदार्थ मिलेगा। इस प्रकार का जो मात्रात्मक अध्ययन है, ये किसने दिया था? फैराडे ने। फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके 2 महत्वपूर्ण नियम दिए। यहाँ क्यों? इसलिए जब हमने देख लिया था वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है, तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जब हम जान चुके हैं, उसके बाद हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पर मात्रात्मक अध्ययन, कितनी बिजली देंगे, कितनी मात्रा में वो पदार्थ यहाँ जमा हो जाए। ठीक है? तो मात्रात्मक पक्ष को इन्होंने महत्वपूर्ण भाग दिया। तो फैराडे का पहला नियम क्या है? देखो बेटा, जो फैराडे ने पहला नियम दिया, वो क्या दिया? फैराडे ने कहा कि विद्युत अपघटन के दौरान, जब विद्युत अपघटन की कोई प्रक्रिया हो रही है, उसके समय में उस समय में किसी इलेक्ट्रोड पर, कोई इलेक्ट्रोड है, जैसे हमने अभी बताया था कि यहाँ इलेक्ट्रोड लिया था, है ना? मान लीजिए इस प्रकार से। वो कहता है कि विद्युत अपघटन के दौरान माना कोई इलेक्ट्रोड है हमारे पास, मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होगी, यहाँ पर जो पदार्थ मुक्त होगा, चाहे इस पे चाहे इस पे, है ना? देखो, मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ में आया बेटा? ये समानुपाती होगा। किस प्रकार से समझ में आया आप लोगों को? ये कह रहा है कि जितनी मात्रा में विद्युत धारा देंगे, उतनी मात्रा में क्या होगा, उतनी अधिक मात्रा में, जैसे हमने धारा बढ़ा देंगे, विद्युत धारा बढ़ा देंगे तो उसकी मात्रा ज्यादा जमा होगी। ये कहना चाह रहे थे। पदार्थ की देखो, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो पदार्थ ज्यादा जमा हो जाएगा, है ना? ये फैराडे का प्रथम नियम। देखो, ये है यहाँ पर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। आवेश बढ़ाओगे तो विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो ये इसकी मात्रा बढ़ेगी, है ना? जहां पर क्या है, देखो जहां पर पदार्थ की, मुक्त पदार्थ की मात्रा है, W क्या है हमारे पास? मुक्त पदार्थ के का भार, है ना? और Q क्या है? प्रवाहित धारा, आवेश के रूप में, है ना? तो Q इज इक्वल टू, हमें ये मालूम है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है ना? जहां पर I क्या होगा? एम्पियर धारा हो गई और T समय हो गया। तो यहाँ पहला नियम क्या है कि जितनी अधिक मात्रा में तुम विद्युत धारा दोगे, उतनी अधिक मात्रा में क्या होगा, वहां पर पदार्थ जमा हो जाएगा। ठीक है? वो पदार्थ, तो पहला नियम ये था। ठीक है? देखो, और उसमें देखो बेटा किस प्रकार से आ सकता है, आगे क्या कहता है, तो हमें मालूम लग गया कि W इज इक्वल टू, हमारे पास W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। और Q इज इक्वल टू हमें पता लग गया, Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है ना? और यदि हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Z और Q हो जाएगा। लेकिन Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आएगा हमारे पास Z इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड आई टी। तो यहाँ पर हमारे पास W इज इक्वल टू क्या होगा, जेड आई टी हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक हो गया, इस टाइप से कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, पदार्थ की मात्रा होगी, उसमें प्रवाहित की गई धारा, कितने समय तक हमने प्रवाहित की, ये सारा देखेंगे। और जेड क्या है बेटा इसमें, जहां पर जेड एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं हम, इस धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित, है ना? तो इसमें क्या होगा, ये कहता है बेटा देखो, इस इसे मुक्त हुए आयन क्या होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं इसे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहेंगे। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, आई बराबर 1 एम्पियर लेते हैं और टाइम भी क्या करते हैं, 1 सेकंड लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी, ये बराबर 1 हो जाएगा, है ना? तो W इज इक्वल टू क्या होगा, जेड के बराबर होगा, नियतांक के बराबर होगा। उसकी एक परिभाषा निकलती है कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, क्या है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर धारा को हम क्या करेंगे, 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी, उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो कहलाएगी, उसके जो रासायनिक तुल्यांक होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ समझ में आया, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बेटा, उसी हिसाब से क्या होगा, वहां पदार्थ जमा होगा, कहाँ, इलेक्ट्रोड। कम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कम मात्रा में, अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अधिक मात्रा में जमा हो। ठीक है, पहला नियम समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। पहला नियम समझ में आ गया बेटा। यस सर। अब दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या कह रहा था, जब पहले ने ये बता दिया था, दूसरा क्या बताएगा। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर थोड़ा सा अंतर किया गया। यहाँ क्या किया गया कि विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य लिए गए। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य लिए गए, और उन वैद्युत अपघट्यों में देखो, विभिन्न वैद्युत, ये देखो लिखो अवस्था में, विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर, धारा भी समान थी, समय भी समान था। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होती है। इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर 3 पदार्थ ले लिए, 3 या 4 जो भी लिए, ऐसे इलेक्ट्रोड लिए, है ना, इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोडों को क्या किया, ऐसे ज्वाइंट किया, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, इसको फिर यहाँ जोड़ा। ठीक है ना, बस वैसे बना रहा हूँ आपका, है ना। तीसरा इलेक्ट्रोड यहाँ जोड़ा, और इसको बैटरी से जोड़ दिया यहाँ ऊपर, यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ दी है ना। यहाँ एक इलेक्ट्रोड, अब इसमें क्या किया, समान धारा प्रवाहित की और समान समय तक, इसमें अलग अलग पदार्थ, इसमें क्या था बेटा, अलग अलग पदार्थ, यहाँ कुछ और पदार्थ है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है। ठीक है ना, अलग अलग पदार्थ है। ये कह रहा है देखो ना, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में अलग अलग, ये वैद्युत अपघट्य अलग है, ये वैद्युत अपघट्य अलग है, ये वैद्युत अपघट्य, तीनों अलग है ना। देखो, समान विद्युत धारा, ये जो धारा होगी विद्युत धारा, माना 2 वोल्ट है या 2 एम्पियर है ना, तो सब में समान रूप से जा रही है, क्योंकि तार एक ही लगा हुआ है ना। समान विद्युत धारा समान समय तक, यदि हमने 5 मिनट तक चलाई तो सब में 5 मिनट हो, प्रवाहित करने पर जब हम क्या करेंगे, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न मात्रा है। यहाँ पर क्या होगी, अलग मात्रा होगी, यहाँ पर अलग मात्रा होगी, जबकि पहले वाले नियम में नहीं कहता था, जितनी विद्युत धारा दोगे उतना ज्यादा वहां पर जमा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ और पदार्थ, यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा थी वो अलग थी,
यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा अलग थी, यहाँ पर पदार्थ की मात्रा अलग थी, तीनों में अलग अलग। उन्होंने कहा कितनी मात्राएं होंगी? उन्होंने कहा कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती है। उनके जो तुल्यांक भार है उसके समानुपाती। माना हमने कहा यहाँ पर W है, तो हमने कहा यहाँ पर जो मात्रा पहले इस W1 में पहले वाले में यहाँ पर हमने कहा ये E1 होगा, जो इसमें पदार्थ है उसकी तुल्यांक मात्रा के समानुपाती। ठीक है। हमने कहा जो दूसरा पदार्थ है ये अलग था। इसमें देखा, हमने कहा इसमें कितने थे, W2 है। यहाँ पर हमने कहा जितना उसका तुल्यांक भार है उसके समानुपाती E2 के। तीसरे वाले को देखा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E3 के, है ना। तो इनमें क्या हुआ कि जो पदार्थ यहाँ पर जमा हो रहे थे उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि इतनी मात्रा यहाँ जमा हो रही है। ये द्वितीय नियम था। तो यहाँ पर जो द्वितीय नियम है फैराडे का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो हमारे पास W होगा, W की जो मात्रा होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Q। इससे निकालेंगे Z इंटू Q, या W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, Z इंटू Q। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास W की मात्रा होती है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने समान मात्रा में समान समय तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ हमारे पास आ गया कि जो W होगा, W1 होगा और अपॉन W2, मतलब दूसरा पदार्थ भी है दूसरे वाले में, तो यहाँ पर क्या आएगा, Z1 अपॉन Z2 होगा, है ना। क्योंकि ये आवेश तो दोनों में समान है, समान मात्रा में आवेश है, समान मात्रा में टाइम है, तो ये इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 एम्पियर 1 सेकंड तक करते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं रहेगा। ई डब्ल्यू इक्वल टू जेड के बराबर होगा। तो Z1 और Z2 और ये बराबर क्या होगा, जो Z होगा वो होगा A1 अपॉन 96,500। ये फैराडे है बेटा, फैराडे की वैल्यू है ना। और E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 इज इक्वल टू होगा 96,500। इस 96,500 से ये 96,500 कट जाएगा और E1 अपॉन E2 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास सेकंड किसके लाएगी, फैराडे के द्वितीय नियम। ये फैराडे का दूसरा नियम है ना। फैराडे का दूसरा नियम है जिसके आधार पर वो कह सकता है किस प्रकार से इसमें पदार्थों की जमावट होगी या कितनी मात्रा में वो जमा हो जाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये फैराडे का दूसरा नियम, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा लास्ट वाला, है ना। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करवाएं आप लोगों से, क्वेश्चन तो बाद में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास फैराडे के दोनों नियम समझ में आ गए किस प्रकार से होना है। इसके बाद थोड़ी और आगे चलते हैं। एक है वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद, जो वैद्युत अपघटन के द्वारा बनने वाले कौन से प्रोडक्ट होंगे। ठीक है ना। तो वैद्युत अपघटन के क्या उत्पाद होते हैं, जो वैद्युत अपघटन के उत्पाद होंगे, अपघटित होने वाले जो पदार्थ होंगे की अवस्था और जो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना। उस पदार्थ की जो अवस्था होगी, कौन सी अवस्था होगी, और उसकी जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड होंगे उन पर निर्भर करेगा, उनके सॉरी प्रकृति, उसका नेचर पर निर्भर करेगा, है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लिया, है ना। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड हो, जैसे माना हम प्लेटिनम लेते हैं, EU लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रियाएं भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, ये अभिक्रिया में क्या नहीं करते, भाग नहीं लेते, है ना। जैसे प्लेटिनम हो गया और EU है, ये क्या नहीं करते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड केवल क्या है, स्रोत का काम कर रहा है। और
सिंक कार्य कर रहा है, माने कोई कुछ और काम नहीं कर रहा है। ये जैसे माना प्लेटिनम लिया, ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, ये यू लिया, तो ये क्या नहीं करेंगे, उसमें अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये केवल क्या करेंगे, एक स्रोत का काम करेंगे। जबकि यदि हम सक्रिय इलेक्ट्रोड लेते हैं, मान लीजिए हमने इनकी जगह कोई सक्रिय इलेक्ट्रोड लिया, तो क्या करेगा, दोनों परिस्थिति में जो उत्पाद होगा अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि उस सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या करेगा, उसमें अभिक्रिया में भाग भी लेगा, ठीक है ना। इनके जो उत्पाद होंगे वो अलग अलग होंगे। माना हम क्या करते हैं, NaCl को लेते हैं और इसको हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में लेंगे। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में लिया, तो ये NaCl क्या करेगा, ये इस प्लेटिनम से कोई जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा वो अलग बनेंगे, और जो हमारे पास दूसरे वाले प्रोडक्ट होंगे, कैसे जो सक्रिय वाले इलेक्ट्रोड लेंगे उसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो अलग बनेगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना आपको कि इनमें भी इसके नेचर पर निर्भर करता है। यदि समान इलेक्ट्रोड है तो उनकी उनके नेचर पर निर्भर करेगा, और अलग विषम है तो उनके नेचर पर अलग प्रकार से ये करेगा, ठीक है। इसको बेटा मैं कल बताता हूँ आप लोगों को ना, थोड़ा सा